दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे परिवार की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर आप यही कहेंगे कि ऐसा किसी दुश्मन के साथ भी नहीं होना चाहिए। यह कहानी एक ऐसे परिवार की है जिसने ना तो कोई गुनाह किया था और ना ही कोई जुर्म। फिर भी इस परिवार के साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके कारण यह बेकसूर परिवार पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो जाता है। तो ऐसा क्या हुआ था इस परिवार के साथ जिसके कारण यह परिवार पूरी तरह से तहस नहस और बर्बाद हो गया था? तो आइए जानते हैं इस पूरी घटना के बारे में। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले की मेहरौली तहसील में एक छोटे से गांव सिलवान में रामेश्वर तिवारी का परिवार रहता था। रामेश्वर तिवारी अपनी पत्नी और 4 बेटों के साथ इस गांव में एक साधारण किसान के रूप में अपनी जिंदगी बसर कर रहे थे। उनका सबसे बड़ा बेटा विष्णु तिवारी 23 साल का नौजवान था जो खेती किसानी में अपने पिता का साथ देता था। रामेश्वर तिवारी का परिवार खेती बाड़ी पर निर्भर था। उनके पास कुछ बीघा जमीन थी जहां वे गेहूं, चना और सरसों जैसी फसलें उगाते थे। उनकी मेहनत और लगन से जमीन हर साल अच्छी पैदावार देती थी। इसके साथ ही उन्होंने 8 से 10 पशु पाल रखे थे। रोज सुबह ताजे दूध का संग्रह किया जाता और गांव के पास की मंडी में बेच दिया जाता। इस दूध से होने वाली आमदनी और खेती से मिलने वाले अनाज से परिवार का जीवन संतोषजनक तरीके से चल रहा था। रामेश्वर तिवारी का पूरा परिवार मेहनती और स्वाभिमानी था। खेतों में काम करते समय उनके चारों बेटे अक्सर साथ होते थे। रामेश्वर तिवारी का बड़ा बेटा विष्णु तिवारी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाता था। वह न केवल अपने पिता के साथ खेत में काम करता बल्कि दूध के कारोबार में भी मदद करता था। गांव में रामेश्वर तिवारी के परिवार को ईमानदारी और मेहनत के लिए जाना जाता था। यह साधारण लेकिन मेहनत से भरी जिंदगी रामेश्वर तिवारी और उनके परिवार के लिए खुशहाल थी। खेती और दूध बेचने से होने वाली आमदनी से उनका गुजारा भले ही सीमित था, लेकिन परिवार के लोग मिलजुल कर हर परिस्थिति का सामना करते थे। रामेश्वर तिवारी के चारों बेटों में विष्णु तिवारी सबसे बड़ा था। सन 2000 तक इस परिवार में सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन 16 सितंबर साल 2000 से बाद 2000 में एक ऐसी घटना घटती है जिसे जानकर विष्णु तिवारी का परिवार ही नहीं बल्कि पूरा गांव चौंक जाता है। दरअसल विष्णु तिवारी के पड़ोस में रहने वाली एक महिला 19 सितंबर सन 2000 के दिन पास के ही हरौनी पुलिस स्टेशन में जाकर विष्णु तिवारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा देती है। महिला पुलिस स्टेशन में जाकर अपने बयान में बताती है कि 16 सितंबर 2000 को विष्णु तिवारी नाम के व्यक्ति ने मेरे साथ काफी मार पिटाई की है और मुझे जाति सूचक शब्द बोलकर काफी गाली गलौज दी है। महिला पुलिस को यह भी बताती है कि उसने मेरा बलात्कार भी किया है। बलात्कार करने के बाद उसने मुझे धमकी दी है कि अगर तू इसकी शिकायत कहीं करेगी तो मैं तुझे मार डालूंगा। महिला का यह बयान सुनकर सभी पुलिस वाले चौंक जाते हैं। महिला की बात सुनने के बाद पुलिस विष्णु तिवारी के ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लेती है। विष्णु तिवारी के ऊपर धमकी देने, गाली गलौज करने और एसएससी एसटी एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया जाता है। हालांकि विष्णु तिवारी अपने आप को बेगुनाह बताता है, लेकिन पुलिस विष्णु तिवारी की एक बात भी नहीं सुनती है और कागजी कार्रवाई पूरी करने के बाद उसे जज के सामने पेश किया जाता है। मामले को सुनने और जानने के बाद जिला जज रेप के आरोपी विष्णु तिवारी को ललितपुर की डिस्ट्रिक्ट जेल में भेज देते हैं। जिस समय विष्णु तिवारी को गिरफ्तार किया गया था तो उस समय उसकी उम्र 23 वर्ष थी। इसके बाद पुलिस अपनी जांच जारी रखती है। आखिरकार फरवरी 2003 को बलात्कार के आरोपी विष्णु तिवारी को दोषी करार दिया जाता है। बलात्कार के आरोप में विष्णु तिवारी को 10 साल की सजा सुनाई जाती है। इसके अलावा एससी एसटी एक्ट जैसी गंभीर धारा के मामले में विष्णु तिवारी को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। सजा मिलने के बाद विष्णु तिवारी को ललितपुर जिला जेल से निकालकर आगरा सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। जेल जाने के बाद विष्णु तिवारी का संपर्क उसके परिवार और समाज से पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके कारण विष्णु तिवारी के परिवार पर सामाजिक बहिष्कार का प्रभाव पड़ता है। जेल जाने के बाद विष्णु तिवारी का संपर्क उसके परिवार और समाज से पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके कारण विष्णु तिवारी के परिवार पर सामाजिक बहिष्कार का प्रभाव पड़ता है। जेल जाने के बाद विष्णु तिवारी का परिवार मानसिक और आर्थिक रूप से पूरी तरह से टूट जाता है। समय गुजरता है और साल 2012 आ जाता है, लेकिन विष्णु तिवारी अभी तक जेल में ही होता है। 2012 तक ना तो विष्णु तिवारी को बेल मिलती है और ना ही कभी पैरोल मिलती है, क्योंकि 2003 तक ही विष्णु तिवारी का परिवार
पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ विष्णु तिवारी के परिवार के पास हाई कोर्ट जाने का विकल्प बचा हुआ था, लेकिन चाहकर भी वह हाई कोर्ट में अपील नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि विष्णु तिवारी के जेल जाने के बाद परिवार की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। यहां तक कि उनकी जमीन और पशु भी बिक चुके थे। इसके बाद विष्णु तिवारी का परिवार किसी तरह से पैसों का इंतजाम करके साल 2015 में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील करते हैं। लेकिन धीरे धीरे कई साल गुजर जाते हैं, पर विष्णु तिवारी के केस की सुनवाई भी शुरू नहीं हो पाती है। अब तक विष्णु तिवारी के परिवार की हालत इतनी ज्यादा खराब हो गई थी कि पहले कभी कभी उसके पिता उससे मिलने जेल में आ जाया करते थे, लेकिन एक समय बाद उसके पिता भी जेल में आना बंद कर देते हैं। विष्णु तिवारी का बाहर की दुनिया से बिल्कुल संपर्क टूट जाता है। वह केवल जेल तक ही सीमित रह जाता है। अब धीरे धीरे साल 2018 आ जाता है। एक दिन विष्णु तिवारी को खबर मिलती है कि उससे मिलने के लिए कोई आया हुआ है। मिलने की खबर सुनकर विष्णु तिवारी खुश हो जाता है, क्योंकि उसे मिलने के लिए कई वर्षों बाद कोई आया था। लेकिन विष्णु तिवारी से इस बार मिलने उसके पिता नहीं, बल्कि उसका छोटा भाई महादेव आया था। विष्णु तिवारी अपने छोटे भाई से मिलकर काफी खुश होता है, लेकिन भाई से बातचीत करने के बाद विष्णु तिवारी पर गमों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि बात ही कुछ ऐसी थी। दरअसल 2018 आते आते विष्णु तिवारी ने जमीन, पैसे और पशु ही नहीं, बल्कि अपने परिवार के कई सदस्य खो दिए थे, जिस बात से वह बिल्कुल अनजान था। भाई से मिलने के बाद विष्णु तिवारी को पता चलता था 2014 में पिता की मृत्यु हो गई है, और पिता की मृत्यु के गम में मां का भी देहांत हो गया है। आगे विष्णु का भाई बताता है कि माता पिता की मृत्यु के गम में दो भाइयों की भी हृदय गति रुकने के कारण मौत हो गई है। यह सुनने के बाद विष्णु तिवारी पूरी तरह से टूट जाता है और अपने आप को कोसने लगता है कि मैंने ऐसा क्या गुनाह कर दिया जो यह सजा मिल रही है। यह सब जानने के बाद विष्णु तिवारी आत्महत्या करने का मन बना लेता है, लेकिन वह यह सोचकर रुक जाता है कि आत्महत्या करने के बाद सभी लोग मुझे बलात्कारी के नाम से जाना करेंगे। विष्णु तिवारी से मिलने के बाद उसका भाई महादेव तो चला जाता है, लेकिन विष्णु तिवारी अभी भी जेल में ही रहता है। विष्णु तिवारी के परिवार ने 2005 में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो अपील की थी, उसकी सुनवाई अभी तक भी नहीं हुई थी और साल 2019 आ जाता है। इसके बाद 2020 में कुछ ऐसा होता है जो विष्णु तिवारी के लिए किसी चमत्कार से कम नहीं होता है। दरअसल जेल प्रशासन के अधिकारी कुछ ऐसे कैदियों की लिस्ट बनाते हैं जो लगभग 20 सालों से ज्यादा की सजा काट रहे थे। इसी दौरान एक जेल अधिकारी की नजर विष्णु तिवारी की फाइल पर जाती है। फाइल देखने के बाद जेल अधिकारी चौंक जाते हैं, क्योंकि 20 सालों से सजा काट रहे रेप के आरोपी विष्णु तिवारी को इन 20 सालों में ना तो कभी बेल मिली थी और ना ही कभी पैरोल मिल पाई थी। इसके बाद जेल अधिकारी विष्णु तिवारी की फाइल की ओर बारीकी से जांच करते हैं, तो उनको पता चलता है कि 2015 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील की गई थी, लेकिन इस अपील की 2015 से लेकर अब तक एक भी सुनवाई नहीं हुई है। जेल अधिकारियों को यह भी पता चलता है कि विष्णु तिवारी के परिवार की हालत बहुत ज्यादा खराब है और वह दोबारा हाई कोर्ट में अपील भी नहीं कर पाते। सारा मामला समझने के बाद आखिरकार 2020 में इलाहाबाद हाई कोर्ट में विष्णु तिवारी केस की पहली सुनवाई शुरू की जाती है। पहली सुनवाई से ही यह केस झूठा साबित होने लगता है। हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान पता चलता है कि निचली अदालत में ना तो कोई गवाह पेश हुआ था और ना ही कोई सबूत पेश किया गया था। केवल पुलिस की चार्ज शीट और पुलिस एफआईआर को ही आधार मानते हुए विष्णु तिवारी को दोषी मानते हुए सजा सुना दी गई थी। इतना ही नहीं, सन 2000 में जो मेडिकल रिपोर्ट सौंपी गई थी, उस मेडिकल रिपोर्ट में साफ साफ लिखा था कि पीड़िता के साथ कोई भी जोर जबरदस्ती के निशान नहीं है। इसके अलावा हाई कोर्ट में चली सुनवाई के दौरान यह भी पता चलता है कि मुकदमा महिला ने नहीं, बल्कि उसके पति और ससुर ने लिखवाया था। मामले की सुनवाई कर रहे हाई कोर्ट के जज समझ जाते हैं कि विष्णु तिवारी पर लगाए गए सभी आरोप झूठे और बेबुनियाद हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट इस बात को मानता है कि इस मामले में SC/ST एक्ट का दुरुपयोग किया गया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट इस बात की भी टिप्पणी करता है कि यह बहुत ही अफसोस की बात है और ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। आखिरकार पूरी सुनवाई करने के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट विष्णु तिवारी को निर्दोष करार देती है और जेल से बाइज्जत बरी करने का हुक्म सुनाती है। मतलब लगभग 20 साल बाद पता चलता है कि जिस जुर्म में विष्णु तिवारी ने
अपने जीवन के 20 साल जेल में गुजारे हैं, वह जुर्म उसने किया ही नहीं था। खैर, सभी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद 3 मार्च 2021 में विष्णु तिवारी को आगरा की सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया जाता है। विष्णु तिवारी जब जेल से बाहर आए थे तो उस समय वह अपने जीवन और जवानी के बेस कीमती 20 साल खो चुके थे। इतना ही नहीं, विष्णु तिवारी इतने बदनसीब निकले कि ना तो अपने माँ बाप को सहारा दे पाए और ना ही अपने भाइयों को कंधा ही दे पाए। जेल से बाहर आने के बाद विष्णु तिवारी की आंखें किसी अपने को तलाशती हैं कि शायद कोई उसे लेने आया होगा। लेकिन विष्णु तिवारी के घर की हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसके परिवार में एकमात्र जिंदा बचे उसके छोटे भाई के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह ललितपुर से आकर आगरा की सेंट्रल जेल से अपने भाई को ले जा सके। विष्णु तिवारी जब जेल से बाहर निकलते हैं तो उनके एक हाथ में बैग और दूसरे हाथ में थैला था। इसके अलावा जेल में रहकर विष्णु तिवारी जो काम किया करते थे और उस काम के बदले जो थोड़े बहुत पैसे मिलते थे, उसी में से बचत किए हुए केवल 600 रुपये थे। 2 मार्च 2021 को विष्णु तिवारी के जेल से रिहा होने की खबर मीडिया को भी पता चल जाती है। इसके बाद काफी मीडिया कर्मी जेल के बाहर ही 3 मार्च को विष्णु तिवारी से बातचीत करते हैं। मीडिया कर्मियों के बातचीत करने के बाद एक मीडिया कर्मी को पता चलता है कि विष्णु तिवारी के पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि वह अपने घर जा सके। इसके बाद वह मीडिया कर्मी अपनी कार में बैठाकर पहले आगरा शहर में घुमाता है और बताता है कि देखो, अब आगरा इस तरह से लगता है। क्योंकि विष्णु तिवारी 20 साल जेल में रहा, पर वह कभी भी बेल या पैरोल पर बाहर नहीं आ पाया था। वह पत्रकार विष्णु तिवारी को आगरा में घुमाने के साथ साथ खाना भी खिलाता है। इसके बाद वह पत्रकार विष्णु तिवारी को ट्रेन में बिठाता है और वापस आ जाता है और विष्णु तिवारी अपने घर पहुंच जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोग यह सोच रहे होंगे कि अगर विष्णु तिवारी पर लगे सभी आरोप झूठे थे तो फिर सच्चाई क्या थी? तो फिर सन 2000 के नवंबर महीने के उस दिन ऐसा क्या हुआ था जो विष्णु तिवारी को बेवजह ही 20 साल जेल में गुजारने पड़ते हैं? दरअसल विष्णु तिवारी के परिवार और विष्णु तिवारी पर झूठा इल्जाम लगाने वाले उसके पड़ोसी के बीच किसी बात को लेकर काफी दिनों से कहासुनी चल रही थी। यह कहासुनी जमीन और पशुओं को लेकर हुआ करती थी, जो सन 2000 के अलावा पहले भी कई बार हो चुकी थी। लेकिन जब सन 2000 के नवंबर माह में विष्णु तिवारी के परिवार और उनके पड़ोसी के बीच में झगड़ा होता है, जो SC/ST समाज से आते थे, वे विष्णु तिवारी को फंसाने के लिए स्थानीय थाने में पहुंच जाते हैं। शुरुआत में तो पुलिस इनकी FIR दर्ज करने से मना करती रहती है, लेकिन स्थानीय नेताओं के दबाव में 3 दिन बाद पुलिस को SC/ST एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में विष्णु तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ता है। जबकि कहासुनी जमीन और पशुओं को बांधने को लेकर हुई थी और इस कारण विष्णु तिवारी को अपने जीवन के बेशकीमती 20 साल जेल में गुजारने पड़ते हैं। इस झूठे केस में विष्णु तिवारी का पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है और जमीन से लेकर गाय भैंस तक सब कुछ बिक जाता है। इस पूरे केस में विष्णु तिवारी के लिए बस एक ही बात अच्छी होती है और वो यह कि विष्णु तिवारी पर बलात्कारी होने का कलंक धुल जाता है, जिसके कारण उसके परिवार की काफी बदनामी हुई थी और लोगों ने उसके परिवार का सामाजिक बहिष्कार भी कर दिया था। 20 साल के बाद जेल से बाहर आने के बाद विष्णु तिवारी को मुआवजा दिलाने के लिए काफी मांगे उठाई गई थी, जिससे विष्णु तिवारी अपना आगे का जीवन शुरू कर सके। इसके अलावा SC/ST एक्ट का गलत दुरुपयोग करने के खिलाफ भी टीवी चैनलों पर काफी चर्चा हुई थी। इसके बावजूद भी विष्णु तिवारी को कोई खास मदद नहीं मिल पाई थी। दोस्तों, विष्णु तिवारी के दुखों की कहानी अभी यहीं खत्म नहीं होती है। जेल से आने के बाद विष्णु तिवारी अपना परिवार चलाने के लिए और अपना अकेलापन दूर करने के लिए शादी करने का फैसला करता है और एक औरत से शादी कर लेता है। लेकिन विष्णु तिवारी की यह दुल्हन लुटेरी निकलती है और शादी के अगले ही दिन घर में जो भी थोड़ा बहुत सामान था वह लेकर गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी विष्णु तिवारी की दुख भरी कहानी। तो दोस्तों, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहोगे? कमेंट्स करके बताएं। तो फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।